नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए हैं 29 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। हमारे ये पेड ग्रुप चलते हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उस पर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जाके ये सारे फ्री चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिए इनको और ज्वाइन करिए। सारे नोटिफिकेशन, पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में यहाँ पे दी जाती है। इससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आज के टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक। दूसरा यह है कि गुजरात की विधानसभा में पहली व्यूमन स्पीकर आ गई हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है, उन्होंने एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चालू किया है वीमेन का डेयरी फार्मिंग में, ठीक, डेयरी फार्मिंग में। और भारत का हवाई क्षेत्र का नक्शा आ गया। ये एक्चुअली ड्रोन वाले के लिए है, ड्रोन, ठीक है। वैसे तो नक्शा है कि कहाँ कौन सा एरोप्लेन कैसे क्या उड़ेगा। मुंबई सिविक बॉडी ने 3D मैपिंग इनिशिएटिव अभी किया है और इसमें इसके एक भी पैसे नहीं लगे। ऐसा मतलब बढ़िया रोचक एक फैक्ट है, इसमें बताऊँगा कैसे, ठीक। 29 सितंबर को जो है आपका महत्वपूर्ण दिवस होता है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस, ठीक। देखिए, जीएस पेपर 1 में ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है, अभी संदर्भ ये है, ये कौन करवाता है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वाला जो अर्बन वाला है वो कराएगा आपका, जो शहरी वाला है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी, वो कराएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक। 7वां जो है संस्करण उन्होंने चालू किया अभी। और ये दुनिया का लार्जेस्ट शहरी जो है स्वच्छता सर्वे है, ठीक। इसको जो है कंडक्ट करता है आपका कौन? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। हालांकि अंतर्गत कौन देखता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने अभी आप लोग से पीछे बोला भी था कि इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बताइए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसमें देखिए 7th एडिशन में क्या है कि जो सर्वे है उसमें जो है पहले जनता या फिर पीपल फर्स्ट को जो है ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जो लोग हैं उनका फीडबैक को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और उसमें भी जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो यूथ हैं, उन दोनों को बराबर जो है यहाँ पर जो है उन लोगों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे जो है स्वच्छता को बनाए रखना चाहते हैं और कैसे जो है आगे और लोग को जागरूक करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये है कि इनिशिएटिव जो ओवरऑल वेलफेयर और वेलबींग के इस तरीके से कल्याण, पूरा ओवरऑल कल्याण और जो है वेलबींग होगी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं हमारे, जो है स्वच्छता कर्मचारी, उनके लिए, ठीक। सर्वे जो है हमारा आज़ादी के 75 साल हो गए, उसकी स्पिरिट में चल रहा है। सीनियर सिटीजन, यंग एडल्ट, इन सबकी जो है साझेदारी इसमें रहेगी, सहभागिता रहेगी और इसमें क्लीननेस अर्बन इंडिया का बनाए रखेंगे। ये 7वां संस्करण था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। फिर से वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2022 वाला, उसमें वही सीनियर सिटीजन का फीडबैक लिया जाएगा और जो भी लोग हैं उसमें विभिन्नता रखी जाएगी, जिनसे भी लोग सुनी जाएंगी वॉइसेस। और जो यंग है उनका भी, क्योंकि फ्यूचर लीडर हैं। साथ ही साथ इसमें एक और कंपोनेंट ये है कि भारत की जो विरासत है, प्राचीन विरासत है, आपकी जो संस्कृति है, उसको भी क्लीन रखना है। जो भारत के मोनूमेंट्स हैं, हेरिटेज स्पॉट्स हैं, उनको क्लीन रखना है। कई लोग जाके वहाँ पे जो है बना देंगे ये जो है वेड्स, मतलब ये कि राहुल लव्स जो है ये शीला और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना हो। ये इतनी ड्राइंग जो है अगर स्कूल में आपने करी होती तो शायद MF हुसैन को ऊपर पछाड़ देते हैं आप लोग, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, ये इन सबको हमें साफ रखना चाहिए। और ये सर्वेक्षण जो है ये प्लेइंग फील्ड होगा इस बार सभी स्मॉलर सिटीज़ के लिए भी। 2 पॉपुलेशन कैटेगरी रखेंगे, एक सिटी वो जो 15,000 के नीचे वाली और एक सिटी वो जो 15 से 25,000 के बीच में जहाँ पे जनसंख्या है, ठीक। इसमें इस बार डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग भी पहली बार
जो है इंट्रोड्यूस करी गई, डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से। और ये सर्वे जो है इस बार 100% वार्ड जो है यहाँ पे सैंपल है। पहले देखो सर्वे कोई भी किया था तो उसका एक सैंपल होता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आसान से बताऊँ कि कोई कहता है ना कि अरे आपके सर में तो तेरे कितने बाल है गिन के बता, ठीक है ना, मजाक में कहते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, उसका भी एक तरीका है। पूरा अगर सर ये है चिंटू का, तो उस सर का जो है इतना भाग ले लिया गया, ठीक, और उसमें गिन लिया कि कितने एरिया, और फिर पूरा जो है कितना एरिया जिसमें बाल हैं उन, तो ये सैंपल साइज़ हो गया। समझ में कि मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश है। तो पहले सैंपल साइज़ होता था 40% जो वार्ड होते थे जहाँ पे सफाई का सर्वेक्षण होता था, लेकिन अब 100% हो गया, मतलब पूरा ही ले लिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, इवैल्यूएशन, एरिया ऑफ इवैल्यूएशन जो है क्या क्या किया जाता है। देखिए 30% यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसका प्रसंस्करण और उसका किस तरीके से डिस्पोजल किया जाता है वो चीज़ होती है। 30% की बात हो रही है, ठीक। मतलब ये सब वेटेज हैं कि सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है, इसको 30% में इसको नंबर मिलेंगे। 40% जो है वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, अपशिष्ट को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। 5% कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कितनी क्षमता का जो है वो बनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, ई लर्निंग पोर्टल। 5% जो है आपका इन्फॉर्मेशन, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, बिहेवियरल चेंज। और 20% जो है आपका ओपन डेफिकेशन फ्री या फिर टॉयलेट वाली क्या स्थिति चल रही है। अगर कोई बता पाएगा ODF प्लस और ODF प्लस प्लस मैंने आप लोग को बताया था ये क्या चीज़, और ये क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, देखना आप जब पेपर आएगा सामने तो आप कहोगे हाँ यार सर ने ये बताया था, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन करो, अपने जो है नोट्स बनाओ, इनको रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक। स्वच्छता, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, क्लीननेस सर्वे है आपका, एनुअल हर साल होता है। हाइजीन, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा और सफाई पर आधारित एक वार्षिक जो है सर्वेक्षण है, विलेज, सिटी, टाउन्स में कराया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो ऊपर बात कर रहे थे शहरी वाले, उसका बात कर रहे थे। और 2 अक्टूबर 2019 को जो है ये स्वच्छ भारत अभियान जो है लॉन्च किया गया था। और मतलब इसमें था कि भारत को स्वच्छ बनाना, यानी क्लीन बनाना, और फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन बनाना, मतलब खुले में शौच ना करे जाकर। पहले सर्वे जो है 2016 में हुआ था, और इसका जो है आपका 73 सिटी इसमें ली गई थी। 53 तो वो सिटी थी जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, और जितनी भी स्टेट की कैपिटल है राज्यों की, उन सबको इसमें लिया गया था। 2020 में यही संख्या बढ़कर 73 से बढ़कर 4242 सिटी हो गई हैं, और लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे है पूरे वर्ल्ड का। इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, जिसके बारे में आपको फिर से रिवीजन एक बार करना पड़ेगा, ठीक। और ये अगला टॉपिक है पॉलिटी संबंधित है हमारा। गुजरात में पहली महिला स्पीकर आ गई गुजरात की विधानसभा की, ठीक। ये वेटरन है, लेजिस्लेटर है, नीमाबेन आचार्य। इनको जब मतलब जो है यूनानिमसली, ठीक है ना, सर्वसम्मति के साथ में इलेक्ट किया गया है पहली व्यूमन स्पीकर गुजरात सेशन का। 2 दिन का मानसून सेशन था, उसमें किया गया, ठीक। अभी पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कैसे चयनित किया जाता है, क्या चीज़ें, क्यों पढ़ाया था याद है कि लोकसभा में हमारे, ठीक, संसद में भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर हमारा 800 से ज़्यादा दिन हो गए कोई रखा ही नहीं गया, मतलब उनका चयन ही नहीं हुआ है। तो ये एक मतलब काफ़ी, और ऐसा नहीं कि डिप्टी स्पीकर कुछ काम ही नहीं होता, काफ़ी काम होता है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। देखिए जैसे हमारे संविधान में बताया गया है कि जो ऑफिसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, उसी तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में भी जो है ऑफिस के बारे में बोला गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा, और आर्टिकल नंबर 178 के बारे में जो विधानसभा है उसमें आपका शैल एज सून एज मे बी जो है चूज 2 ऑफ इट्स मेंबर, खुद के जो भी मेंबर चुन के आए हैं, चाहे MP हो MLA हो, वहाँ सर उन्हीं में से जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। वर्डिंग क्या लिखी गई है आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 में, शैल एज सून एज मे बी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है, और साथ ही साथ क्या प्रोसेस रहेगा भी नहीं दिया गया। ये सब कुछ जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, ठीक, उनको जो है दी गई है छूट कि वो किस हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। लोकसभा में और इस विधानसभाओं में जो है आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर, लोकसभा में प्रेसिडेंट बुलाएगा और राज्यपाल जो है विधानसभा में बुलाएंगे, डेट फिक्स करेंगे कि भैया आज स्पीकर का इलेक्शन है, ठीक,
और जब स्पीकर इलेक्शन होता है तब कौन बैठता है? पीठासीन अधिकारी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, प्रोटेम स्पीकर बैठता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है बताइए काउंट करके, मैंने कई बार बताया हुआ है। ठीक, ये स्पीकर जो है जब उनका हो जाता है इलेक्शन तो वो फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाते हैं। जो लेजिस्लेटर हैं आपके, जो विधायक हैं, ठीक, हाउस में वोट करते हैं अपने ही अमंग लोगों में से किसी एक को जो है आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने जो है टाइम फ्रेम बता रखा है, ठीक, कि भैया कौन कितने टाइम में बनेगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर। हरियाणा में तो ये बोला गया है कि स्पीकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाए, और जैसे स्पीकर बन जाए 7 दिन के अंदर डिप्टी स्पीकर बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने क्या बोला है कि भैया स्पीकर को की पोस्ट जैसे ही खाली होती है 15 दिन के अंदर बनाओ, और 15 दिन के अंदर स्पीकर जैसे ही पोस्ट पकड़ लेगा अपनी, डिप्टी स्पीकर को अगले 30 दिनों में जो है बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने यहाँ पर जो है कर रखी है, टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक, रोल और फंक्शन की जहाँ तक बात करें, स्पीकर भैया जो है प्रमुख प्रवक्ता होता है हाउस का, एक जो है सामूहिक निर्णय यानी कलेक्टिव वॉइस होता है, सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। ठीक, इसका मतलब एकमात्र प्रतिनिधि होता है ये आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, मतलब उस हाउस के बाहर जो भी बात करिए उसके लिए। स्पीकर जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर एक पीठासीन अधिकारी तरह बैठता है। ज्वाइंट सिटिंग जब राज्यसभा लोकसभा दोनों लोग को एक साथ बुलाया था, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत, तब ज्वाइंट सिटिंग में भी आपका स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। कौन सा बिल, मनी बिल है, ठीक, ये भी जो है आपका धन बिल कौन सा है, ये भी आपका स्पीकर बताता है। और डिप्टी स्पीकर भी इंडिपेंडेंट होता है स्पीकर से ना, और उसका कोई अधीनस्थ उसके नीचे नहीं होता है, उससे स्वतंत्र है स्पीकर से डिप्टी स्पीकर, और जो है उसके अधीनस्थ नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, दोनों लोग जो है हाउस के मेंबर से ही जो है चुने जाते हैं। ठीक, ये चीज़ अच्छा एक चीज़ है कि रिज़ाइन ये लोग आपस में खेल लेते हैं, मतलब कि स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को दे देगा अपना रेजिग्नेशन, ठीक, और डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर को दे देगा रेजिग्नेशन। स्पीकर को चुनते, मतलब वैसे देखा जाए तो अगर इसको चयनित वो कराना होता है तब प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन ये अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है, ये एक यूनिकनेस है, और एक्सेप्शन जरूर पूछता है यूपीएससी। अच्छा, यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद से लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है ना, उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस में बढ़ती जा रही है, और जब स्पीकर नहीं होते हैं तो उनकी जगह पे जो है आपका डिप्टी स्पीकर ही कमेटी में, समितियों में, और उनके चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो, वहाँ पे जो है कौन बैठता है, डिप्टी स्पीकर बैठता है। डिप्टी स्पीकर एक तरीके से सदन का जो है कंटिन्यूटी, निरंतरता सुनिश्चित करता है, और स्पीकर जब भी नहीं होता तो वहाँ पे एफएस मतलब वैकेंसी आ जाती तो वो उस समय बैठता है आपका एज ए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की ही इंपॉर्टेंस है, और डिप्टी स्पीकर अभी संसद में अभी तक बनाया नहीं गया। सोचो यार, 800 से ज़्यादा दिन हो गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये चीज़ है। और अगला जो हमारा टॉपिक है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो कि एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, निकाय है, यानी कि आपकी वैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। इसका पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाकर, एक्ट बना के इसको बनाया था। खैर, एनसीडब्ल्यू ने जो है लॉन्च किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम वीमेन का डेयरी फार्मिंग में। ठीक, तो ये डेयरी फार्मिंग जहाँ पे भी ये दूध निकालना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं गायों और इन सब से, तो वहाँ पर वीमेन का रोल ज़्यादा बढ़े। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, सिख स्वयं सहायता समूह जो है, इनके अंतर्गत नेशनल कमीशन वीमेन ये चाहती है कि भैया ये लोग खुद से इस डेयरी फार्मिंग में लगे। इससे क्या होगा कि ये लोग खुद से अपना व्यक्तिय जो है इंडिपेंडेंस इनके पास आएगी, यानी कि खुद से कुछ पैसे से कमाएंगे ये लोग। और पैसे खुद से कमाना वीमेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो है हर जगह माना गया है कि वित्तीय स्वतंत्रता जैसे ही आई वीमेन के अंदर, वो जो है जरूर और जरूर सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट भी वीमेन की लेके आती है, वो खुद से डिसीजन ले सकती है। अच्छा, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में हाँ लॉ बना दो, ये कर दो, ये सब कुछ नहीं। देखो, कंप्लीट डेफिनेशन ये है, ऐसे आता है, इससे इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर। वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि वो अपने डिसीजन, वीमेन अपने डिसीजन खुद से जो है अपनी स्वेच्छता से ले सके, और साथ ही साथ उन डिसीजन को अगर ना माना जाए तो उनको अकाउंटेबल, जो लोग नहीं मान रहे उनको, या फिर उन डिसीजंस को एनफोर्स भी करा सके, ये होती है वीमेन एम्पावरमेंट। लॉ बनाने से कुछ नहीं होता। अगर लॉ जो है और वो कोई उसका उल्लंघन कर रहा है वीमेन का, तो सशक्तिकरण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो अपने डिसीजन को जो है लागू भी ना करवा पाए। समझ में आएगी बात? ये बात जरूर लिखिएगा, इन केस क्वेश्चन आता है, और आएगा ही आएगा। ठीक, आएगा वीमेन से क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आता ही है हमेशा। ठीक,
तो ये चीज़ है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है, इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इन सबसे जो है ट्रेनिंग वीमेन की बात करी है, और ताकि ये जो है मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन करा सकें, क्वालिटी गुणवत्ता जो है एनहांसमेंट कर सकें, पैकेजिंग मार्केटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स की, ठीक। वीमेन फार्मर और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इनको साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रैक्टिकल आइडियाज़ इनको दिए जाएंगे कि वो लोग कंडक्ट कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ डेयरी फार्मिंग से में, ठीक। पहला प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत वो है आपका वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब डेयरी प्रोडक्ट है, अब उसमें मतलब दूध निकाला तो उसका जो है दही बना लिया, तो एक तरीके का वैल्यू प्रोडक्शन है, पनीर बना लिया, ठीक। और अगर दूध है उसको अच्छे से पैकेजिंग वैजिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड एनिमल साइंस है, हिसार हरियाणा जो है, उनके साथ में मिलकर हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है काम किया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की कुंजी है, ठीक की है। और ये प्रोजेक्ट एम करता है कि इनको एम्पावर किया जाए वीमेन को, और उनको वित्तीय स्वतंत्रता मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्वालिटी इन्फ्लुएंसमेंट, और वही सब वाली चीज़ें फिर से बताई हैं। और कमीशन जो है ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, बिजनेस करने के लिए खुद से उनको एनकरेज करेगा कि भैया खुद एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है ना, उद्यमिता अपने अंदर लाओ, ठीक। ये मत सोचो कि मुझे नौकरी करनी है, खुद नौकरी देने की क्षमता रखो, खुद से जो है चालू करो, एंटरप्रेन्योर बनो। और ट्रेन करना वीमेन को इस तरीके से, वीमेन मिल्क कोऑपरेटिव सहकारिता समितियाँ बननी चाहिए, सोसाइटी बननी चाहिए, और खुद के जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने चाहिए, ठीक। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन जो है उनका एम यही है कि एक सतत और रेप्लिकेबल डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉडल बनाओ डेयरी सेक्टर में, और वो एक तरीके का बेस्ट एग्जांपल बन जाए, बाकी के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो भी उसको अपने जो है अडॉप्ट कर सके, अपना सके, ठीक, अलग अलग रीजन्स में कंट्री के। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है, आपको मैंने बताया कि ये सांविधिक निकाय यानी कि वैधानिक निकाय है, और जो भी नीतिगत मैटर होते हैं वीमेन से संबंधित उन पे एडवाइस करता है ये जो गवर्नमेंट को, ठीक, एडवाइस करता है, ध्यान रखना। और 31 जनवरी 1992 में जो है इसके कई सारे प्रावधान जो वीमेन से रिलेटेड हैं भारतीय संविधान में, तो उसको लागू करने के लिए 1990 में जो है आपका ये नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन एक्ट लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रतिनिधित्व करता है जो भी अधिकार है वीमेन के इंडिया में, और उनको आवाज़ देता है उनके इशू और चिंताओं से संबंधित, ठीक। इनके कुछ जो कैंपेन हैं जैसे कि दहेज हो गया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन जॉब, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन फॉर लेबर, इन सब जगहों पे काम करते हैं ये लोग, इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक। पुलिस अब्यूजेस जो हो रहे हैं वीमेन के खिलाफ, ये सब भी किया। तो पहली हेड जो थी जयंती पटनायक थी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की, अभी कौन है, रेखा शर्मा जी हैं, बहुत टाइम से हैं ये, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया, भारत का हवाई क्षेत्र का नक्शा। अब क्या हुआ है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसने लॉन्च कर दिया है स्पेस मैप ऑफ इंडिया फॉर ड्रोन ऑपरेशन, ठीक। ड्रोन की पॉलिसी अभी आई थी, उसको आपने ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने पूरी यहाँ पे पढ़ाई थी, आप लोग को पूछेगा वहाँ से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो उसने ये कह दिया है कि अब जो सिविलियन है, जो नागरिक हैं वो ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए बता दिया गया है 3 तरीके की जगह है, ठीक। तो एक तो ग्रीन है, येलो है और रेड है, ठीक। एक तो और जो रेड है वो नो फ्लाई जोन है, ठीक। और अगर वहाँ पे फ्लाई करना है तो आपको फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। ग्रीन में कोई मनाही नहीं है। एक तो ये है कि आप 400 फिट तक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 400 फिट तक जो है सिविल जो भी ड्रोन है 500 किलो तक का जो है भार लेकर आराम से उड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आपका एयरपोर्ट के साथ में या फिर इस तरीके की कोई भी जगह है जो रेड जोन है, तो उससे आप 8 से 15 किलोमीटर दूर, ठीक, 8 से 15 किलोमीटर दूर ग्रीन जोन में रहेंगे, लेकिन वहाँ पे फिर आपको जो है 200 फिट तक ही आप उड़ा सकते हो, ठीक। अब ये जो 200, ये 400 जैसे ये ज़मीन थी, 400 फिट तक आप उड़ा रहे हो, ये ग्रीन जोन है, तो इसके ऊपर येलो जोन है, ठीक। और जो ये 8 से 15 किलोमीटर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या था कि 200 तक ही जो है नागरिक उड़ा सकता था, ग्रीन जोन था, तो इसके ऊपर क्या है, येलो जोन है। और आपका जो भैया रेड जोन है वहाँ पे तो आपको फ्लाई जोन है ही नहीं, वहाँ पे आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। अब ये मैप माई इंडिया ने मिलकर, ये नक्शा किसने तैयार किया है, मैप माई इंडिया ने मिलकर, IT सर्विसेज फर्म है हैप्पीएस्ट माइंड, उन्होंने मिलकर तैयार किया, दोनों मिलकर। और जो DGCA है हमारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है। समझ में आ गई बात। तो इसमें और अच्छा, ये एक डायनेमिक भी है, ये जो जोन है,
हो सकता है कि आपने आज उड़ाया और कल आप पहुंच गए कह रहे ये तो फ्री ग्रीन जोन है और जो है फिर से जाके उड़ाने लगे, तो ऐसा नहीं है। हर बार उड़ाने से पहले आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा। ठीक, व्हाट डज द एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया शो, ये शो क्या करता है, रेड येलो ग्रीन जोन करता है। 400 फीट तक ग्रीन जोन है आपका, और दैट हैज़ नॉट बीन, कोई रेड और येलो नहीं बनाया गया है। 8 से 12 किलोमीटर तक पेरीमीटर है ऑपरेशनल एयरपोर्ट से, तो उस वहाँ तक आपको 200 फीट तक ही उड़ा सकते हो। येलो जोन क्या है, 400 के ऊपर जैसे मैंने बताया ग्रीन जोन के, और 200 के ऊपर 8 से 12 के बीच में। और एबोव ग्राउंड जो है अगर कुछ भी आपको उड़ाना है 5 से 8 किलोमीटर के बीच में एयरपोर्ट से जो है आप उड़ा सकते हो, ये येलो जोन है। ठीक, येलो जोन पहले 45 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट के, अभी 12 किलोमीटर तक कर दिया गया, अच्छी बात है। रेड जोन भैया नो ड्रोन जोन होता है, और परमिशन के बाद ही, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही आप इसको चालू कर सकते हैं। येलो जोन में भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, बताना पड़ता है। ठीक, जो भी स्टेट और वहाँ सबसे मिल जाएगा आपको, वहाँ येलो जोन के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेने के लिए। ठीक, 500 किलो तक के लिए आप जो है रूल यहाँ पे दिए गए हैं, 500 किलो तक का आप उड़ा सकते हो ग्रीन जोन में, कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है। येलो जोन के लिए आपको जो भी ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग जगह के लिए, आप एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ठीक, और ये सब है HAL। ठीक है, और आपको भैया रेड जोन के लिए तो बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जाके DGCA की जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अपडेट होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है। तो कोई भी ये प्लान कर रहा है कि ड्रोन उड़ाएगा, तो उसको पहले जाके यहाँ पर लेटेस्ट एयर स्पेस मैप से देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस जोन बाउंड्री में हुए हैं, और फिर उसके अनुसार ही वो ड्रोन उड़ा पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। मुंबई नगर निकाय की 3D मैपिंग पहल करी गई है। अब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे इसने पैसे भी नहीं दिए, अपने मुंबई सिविक बॉडी जो है बहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इसने पहला 3D मैपिंग करा दी। 3D मतलब समझ रहे हो, एक तो ये 2D हो गया, X एक्सिस Y एक्सिस, और ये थर्ड एक्सिस Z एक्सिस। मतलब जैसे कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये मकान ऐसे दिख रहे हैं। ठीक, लेकिन 3D क्या मतलब है, कितनी ऊंचाई का मकान है ये भी दिखने लगे, तो ये 3D हो गया। समझ में आ रही बात, तो ये चीज़ है, थर्ड एक्सिस मिल गया ना, Z एक्सिस आ गया। तो ये पहला जो है इसमें आपका 3D मैपिंग करी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड किसका, वर्ली कवर एरिया जो है मुंबई का, उसको कवर किया गया है। ठीक, 3D मैपिंग जो है आपका प्रिपेयर किया गया, वाटर बॉडीज़ जैसे हो गए, जो खुली जगहें हैं, पेड़ पौधे, रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको डिजिटल फॉर्मेट में डाल दिया गया है। और ये पहले टाइम है जब 3D मॉडल जो है आपको मुंबई में प्रिपेयर किया गया है। 24 सितंबर को जो 3D मैपिंग जी साउथ वार्ड जो है वर्ली और महालक्ष्मी एल्फिनस्टोन रोड के पास में। अच्छा, एल्फिनस्टोन एक केव भी है क्या, एलिफेंटा केव है, उसके बारे में जो पढ़िएगा आज। ठीक, तो एक तरीके से जी साउथ वार्ड का जो है डिजिटल ट्विन बना दिया गया, 10.5 किलोमीटर का, सॉरी 10 स्क्वायर किलोमीटर का ये है। डिजिटल में ट्विन का मतलब ये होता है कि जो वर्चुअल पूरी एग्जैक्ट कॉपी फिजिकल ऑब्जेक्ट की बना दो तो उसको डिजिटल ट्विन कहते हैं। सिंपल सी बात है, वर्ली में जो है इसको का बनाया गया है, और BMC ने जो है इसको प्राइवेट क्लाउड पे अपने मतलब कि वही इंटरनेट पे डेटा सर्वर्स पे अपलोड कर दिया है। वहाँ जाके अलग अलग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, 26 जनवरी को चालू किया गया था, कोविड-19 की वजह से जो है काफ़ी डिले हो गया, और 2 महीने में पूरा कर दिया गया है। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट जो था वो किसने पहले स्टार्ट किया था, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ये कंपनी जो कि एडवांस्ड मैपिंग करती है, सर्वे और जियो स्पेशियल सर्विसेज देती है। ठीक, अब क्या था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसके जो है BMC ने करा लिया इससे काम, तो BMC को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। ठीक, डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी। ठीक, तो जेनेसिस इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने कहा कि हम अपने CSR में जो है आपको 3D मैपिंग बना के दे देंगे। ठीक, और जिससे कि आप फिर आप अपना करिएगा, तो हमारा CSR का भी रोल पूरा हो जाएगा। तो CSR, अब देखिए बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट यही है कि जब आपका 3D मैपिंग हो जाएगी तो आप एक अच्छा जो है विकासशील प्लान बना सकते हो, मास्टर प्लान बना सकते हो, अनऑथोराइज जो है अनाधिकृत जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देख सकते हो। ठीक, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्या बनाना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। आप जो है बढ़िया से पहले देखो, ऐसे तो ना कि आपको प्लान बनाना है तो आप जाके सीमेंट और वो ईंट लेके पहुंच गए और बनाने लगे। ठीक, अब आपके पास 3D प्रोग्राम ये है, मैप है, आपने जो है मोबाइल पे और लैपटॉप पे अच्छे से बना रहे हो, रोड कहाँ बनाए, ब्रिजेस कहाँ बनाए, फ्लाईओवर क्या बनाए,
ठीक। और तो ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी इसको जो है यूज़ में लाया जाएगा। पहले 2D था तो इतना ज़्यादा जो है बढ़िया से नहीं कर पाते थे, ठीक। और ये टेक्नोलॉजी अच्छा कौन कौन सी यूज़ करी गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी यानी कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था, जिसमें कि पहला है जीपीएस क्या होता है, जिसमें हम लोग नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, वो हो गया। दूसरा है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आपका जो है अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड करके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, उसकी की। और रिमोट सेंसिंग से जो है कौन सा नेचुरल एरिया है, पॉन्ड है, लेक है, रोड है, ये सारी चीज़ें जो है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के जरिए हो जाता है, ठीक। ड्रोन का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, हाई डेफिनेशन इमेज निकाली गई। और जो मोबाइल जो है स्ट्रीट इमेजरी व्हीकल पे लगाकर लिडार सेंसर का यूज़ किया गया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स का यूज़ किया गया वर्चुअल मोड में। इससे और अच्छी जो है इमेजेस आई, पूरा मतलब उसी के थ्रू 3D मैप के थ्रू ही जो है घूमते घामते देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन बनेगा ISP से। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, मैंने जल डब्ल्यू मध्य जितने भी है ना, सबका एक बढ़िया वीडियो बनाया रखा है ओनली करंट अफेयर वाले चैनल पे अपने, ठीक। तो उस पे जाके आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। ताइवान जल डब्ल्यू मध्य से संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, कौन सा सही आपको बताना है। ताइवान जो जल डब्ल्यू मध्य है, ये 110 मील चौड़ा जो है चैनल है, जो कि चाइना, मेनलैंड चाइना और ताइवान का जो आइलैंड है, इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक। स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इसको फार्मोसा स्ट्रेट भी बोला जाता है या फिर ताई हाई भी बोला जाता है, क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताइए। ताइवान स्ट्रेट जो है वो मतलब ये अप पार्ट जो ऊपर वाला हिस्सा साउथ चाइना सी का है, और इसका भी जो ताइवान स्ट्रेट का भी जो जैसे यहाँ पे साउथ चाइना सी ऐसा बोल रहा है, और उसका भी जो उत्तरी पोर्शन है वो क्या है, ईस्ट चाइना सी है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक। और यहाँ पे ये इसका जो है मैपिंग भी है, ध्यान रखिएगा। अभी क्या हुआ था न्यूज़ में, क्यों था कि US और ब्रिटिश वाले अपने वॉरशिप लेके इसके थ्रू निकल रहे हैं, ठीक। वही है ना कि इंडो पैसिफिक में हम लोग फ्री हैं, ये ओपन सी लेन्स ऑफ ओपन कम्युनिकेशन है, ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। चाइना को ज़्यादा अपनी गुंडे ही दिखाता रहता है ना, तो इस चक्कर में, ठीक। तो ये ताइवान है आपका, ताइपाई इसकी जो है वो है। चाइना बोलता है कि ये ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, ताइवान कहता है कि ऐसा है कि हम अपना एक अलग कंट्री है। साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, ईस्ट चाइना सी, मात्सू आइलैंड यहाँ पे आता है, फिलीपींस सी यहाँ पे आते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पे। फुजियान प्रोविंस यहाँ पे पड़ता है आपका चाइना का, ये फुजियान प्रोविंस है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश होता है, वैसे वहाँ पे प्रोविंस होते हैं चाइना में, फ्यूजियन से संबंधित है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आकाश प्राइम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया। एक नया वर्जन आकाश मिसाइल का टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा, ठीक। मिसाइल की बात हो रही है, ठीक, और टेस्ट इसरो करेगा, तो गलत है स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग बी आंसर निकाल लेंगे 1, क्योंकि और बी में ही सिर्फ नहीं है, बाकी सब में है। आकाश मिसाइल का जो है एक सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया, ये पता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो कहाँ से किया गया, टेस्ट रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। ये वैसे ही है जैसे कि आयरन डोम मैंने आप लोग पढ़ाया था ना, इसराइल का आयरन डोम, ठीक ना, इंटरसेप्टर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, वैसा ही है ये आकाश मिसाइल, ठीक है ना। आपका सरफेस टू एयर में मार करता है ये। आकाश प्राइम जो है इक्विप्ड है इंडिजिनस यानी स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से, जो विद इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, बहुत तेज, इसका वीडियो देखना मज़ा आ जाएगा। पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको DRDO ने बनाया है, और भी इसमें कई सारे जो है सुधार किए गए हैं। अब काफ़ी रिलायबल हो गया है, लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट और हाई एल्टीट्यूड पे भी जाके ये अच्छे से मार कर सकता है। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।